नमस्कार छात्रों, आज हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेंगे। अब जैसे कि कक्षा में आपको बताया गया था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इतिहास, और उसके पहले हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इतिहास देखा है। तो इसी से मिलता जुलता ये टॉपिक है, और ये इतिहास हमें इसलिए जानना पड़ता है कि इसके द्वारा हम लोग शुरू से लेके तो आज तक की जो इस डोमेन में, इस डिसिप्लिन में जो प्रगति हुई है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये पहला सबसे मैं बताना चाह रही हूँ कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही फील्ड है, सब फील्ड है, जिसे बोलेंगे प्रक्षेत्र। ठीक है। अब ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या अंतर है या क्या समानता है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ अंतर और समानता के पहले हम लोग इसे नाम ऐसा क्यों दिया गया है इस पर विचार करेंगे। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये नाम इस वजह से दिया गया है कि जिस तरीके से हमारा जो ह्यूमन ब्रेन काम करता है, उस ह्यूमन ब्रेन के भांति, उसके समान ही ये न्यूरल नेटवर्क भी काम करता है। तो इस न्यूरल नेटवर्क को बनाने के लिए कई सारे लोगों ने प्रयत्न किए हैं, शुरू से लेके तो अभी तक के। अभी भी उसको सुधार करने के, उसको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करने के प्रयत्न अभी भी शुरू है। तो जब हम लोग सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम, और जब हम लोग कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कोई मॉडल बनाते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया जो मॉडल है और प्रोग्राम में क्या अंतर है, ये भी हमने देखा हुआ है कि यहाँ प्रोग्राम में सेल्फ लर्निंग नहीं होती है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है उसमें सेल्फ लर्निंग होती है। तो ये जो सेल्फ लर्निंग है, यही तो आपके ह्यूमन ब्रेन की मेन कैरेक्टरिस्टिक है, और ये जो सेल्फ लर्निंग की वजह से आज के दिन में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक बहुत अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तकनीक माना जाता है। तो अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सबसे पहले जो कुछ प्रयोग हुए, तो उसमें से मैक्यूलोपिट्स और वॉल्टर और मैक्यूलोपिट्स और वॉल्टर, ये दोनों लोग जो थे, वो दोनों लोगों ने पहला आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाया। तो देखिए, यहाँ आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाया, और आर्टिफिशियल न्यूरॉन में जिस तरीके से हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है कि हमारे पास में यहाँ पर कुछ डेंड्रॉइड्स होते हैं, यहाँ डेंड्रॉइड्स होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, और यहाँ एक्सॉन से हमारा आउटपुट निकलता है। तो ये जो इनपुट आउटपुट के टर्म्स में हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, और इसी तरीके से इन्होंने 1943 में इन दोनों ने मैक्यूलो और वॉल्टर पिट्स एक बहुत जाने माने मैथमेटिशियन थे, और मैक्यूलो एक न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट थे। तो इन दोनों ने मिलके आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाया, और आर्टिफिशियल न्यूरॉन के बाद में अब 1949 में एक डोनाल्ड हेब नाम का जो व्यक्ति है, डोनाल्ड हेब नाम के इन व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा पेपर लिखा, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, और उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि न्यूरॉन जो होते हैं, बायोलॉजिकल न्यूरॉन किस प्रकार से कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं। तो कॉन्सेप्ट को लर्न करना या फिर न्यूरॉन के लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने बताया। अब न्यूरॉन के लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि आए दिन हम देखते हैं कि जब हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते कोई चीज़ें, या फिर ज़्यादा हम बार बार पठन पाठन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, तो हमें वो चीज़ें सारी की सारी अच्छे से याद आती है। अब ये अच्छे से याद आने वाली जो चीज़ें हैं, वो उसके पीछे में है आपका प्रैक्टिस, आपका बार बार उसको याद करना, सीखना। पर ये अगर वही हम लोग अगर कम सीखे, उसको थोड़ा सा ही पढ़े, तो हमें याद नहीं आता है। तो इन्होंने, डोनाल्ड हेब ने, जो जिसे हेबियन लर्निंग रूल के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक फ्रेज दे दिया कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर
वायर टुगेदर, मतलब फायर टुगेदर होना, मतलब जो ज़्यादा प्रैक्टिस में है वो ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं। अब इसे देखिए आगे। अब 1914 के बाद में 1950s में आईबीएम रिसर्च लेबोरेटरीज के एक जाने माने जो साइंटिस्ट थे रॉचेस्टर, उन्होंने सबसे पहला न्यूरल नेटवर्क सिमुलेट किया, फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क। फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क तो खैर आगे आएगा, बट उन्होंने सिमुलेशन किया, फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क का सिमुलेशन उनके द्वारा किया गया, वो जो कि 1950s में था। उसके बाद में हमें पता है, इस हिस्ट्री के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, कि जो डार्टमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत जॉन मैकार्थी ने, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है, उसने ये टर्म को कॉइन किया। तो यहाँ पर इस टर्म को कॉइन करना और साथ ही में इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर काम होना, ये बहुत बड़ा एक जिसे बोलते हैं ऐतिहासिक घटना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। फिर 1957 में जॉन वैन न्यूमॉन ने हमारे जितने भी न्यूरॉन्स के फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को वैक्यूम ट्यूब या फिर टेलीग्राफ रिले के द्वारा भी किया जा सकता है, ऐसा शोध खोज कर निकाला है। तो ये टेलीग्राम रिले या फिर वैक्यूम ट्यूब्स, इन दोनों के द्वारा हम लोग एक सिंपल न्यूरॉन का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन हम लोग कर सकते हैं। फिर ये 1958 में रोजनब्लैट नाम का जो व्यक्ति, न्यूरो बायोलॉजिस्ट ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, और वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भी थे, तो उन्होंने एक परसेप्ट्रॉन को बनाया। तो परसेप्ट्रॉन जो कि फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। अब यहाँ 1950s में भी ये फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना था, रोचेस्टर ने बनाया था, पर यहाँ उन्होंने परसेप्ट्रॉन उसे बोला, उसे नाम दिया परसेप्ट्रॉन। और वो परसेप्ट्रॉन जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन विजुअल डेटा को प्रोसेस करता है और जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है, उस तरीके से ही ये परसेप्ट्रॉन काम कर सकता है, ऐसा उन्होंने खोज के निकाला। तो अब ये देखिए कितने सारे माइलस्टोन्स अभी आपको दिख रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के इतिहास में। 1943 हो गया, 1949 हो गया, उसके बाद में 1950, फिर 1956, 1957, फिर 1958। तो एक एक करके हम लोग देखिए हर साल कुछ न कुछ नया यहाँ पर दिख रहा है। तो 1943 से लेके तो 1958 तक का ये इतिहास है। अब उसके आगे में देखिए कि जब ये 1958 में जब परसेप्ट्रॉन की खोज की गई, उसका जो डिज़ाइन किया गया, जो कि फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क था, तो वो न्यूरल नेटवर्क इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पाता था जो कि नॉन लीनियर नेचर के हैं या फिर जिसे कोई अलग कैलकुलेशंस और पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो 1969 में मॉर्विन मिन्स्की और ये जो उनके साथी थे वो थे पेपर्ट, उन्होंने दोनों ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये परसेप्ट्रॉन एक्सओआर गेट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता है, एक्सओआर क्लासिफिकेशन वो नहीं कर सकता है। तो इस वजह से, इस लिमिटेशन की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1969 के दौरान में एआई का विंटर शुरू हुआ। मतलब एआई में कई सारे जो रिसर्च हो रहे थे वो रिसर्च नहीं हुए और वो सारे के सारे फंडिंग्स जो कि गवर्नमेंट से आते थे इस विषय के लिए वो भी बंद हो गए। इस वजह से इस पीरियड को एआई विंटर बोला गया और एआई विंटर करीब करीब चला वो 1980s तक। अब आगे देखिए, ये विंटर के बाद में जैसे ही 1986 में बैक प्रोपोगेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला,
तो बैक प्रोपगेशन के कंसेप्ट के बारे में पता चलते ही ये इस लोगों को समझ में आया कि जो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन था या फिर सिंगल लेयर न्यूरॉन था, वो सिंगल लेयर न्यूरॉन केवल फीड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी पर काम करता था, फीड फॉरवर्ड तकनीक पर ही काम करता था। अब ये फीड फॉरवर्ड तकनीक पर काम करने की वजह से वो कई सारी चीज़ों को फिर से कैलकुलेट नहीं कर पाता था, लर्न नहीं कर पाता था, और जो नॉन लीनियरिटी है उसे भी वो सॉल्व नहीं कर पाता था। पर 1986 में बैक प्रोपगेशन के टेक्निक से ये देखा गया कि मल्टी लेयर नेटवर्क को ट्रेनिंग आराम से दिया जा सकता है, और इस वजह से 1986 के बाद इस बैक प्रोपगेशन के टेक्निक के साथ ये लोगों में पता चल गया, रिसर्चर्स में, कि इस फील्ड में अच्छा सा पोटेंशियल है, और फिर से उस पर फंडिंग, फिर से रिसर्च, कई नए सारे अनुप्रयोग शुरू हो गया। और अब सेकेंड विंटर फिर से आ गया कि बैक प्रोपगेशन तो था, पर साथ ही में एक जो ट्रेनिंग मॉडल के लिए जो बड़ा सा डेटा सेट चाहिए, वो बड़ा सा डेटा सेट अवेलेबल नहीं हो पाता था। साथ ही में ये भी देखा गया कि ये जो प्रोसेस थी न्यूरल नेटवर्क की, वो स्लो भी थी, लार्ज डेटा की डिमांड थी। तो ये लार्ज डेटा की डिमांड को जब पूरा नहीं कर पाए ये लोग, और जो प्रोसेसिंग हो रही थी वो स्लो हो रही थी, इस वजह से इस 1980s के दौरान फिर से वही चीज़ हुई कि फंडिंग आना बंद हो गए। और इस फंडिंग आना बंद होने के कारण कई सारे जो अनुप्रयोग है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के, वो शिफ्ट कर गए एक ऐसी तकनीक पर कि जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन जैसे टेक्निक्स को अपनाने लगे। तो ये सेकेंड विंटर की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी रहा है और ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का भी रहा है। और बाद में देखिए 1997 में रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जिसे कि हम लोग बोलते हैं जो मशीन ट्रांसलेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसका इजाद हुआ। साथ ही में लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी प्रपोज किया गया हॉचरेटर द्वारा। तो आरएनएन और एलएसटीएम में काफ़ी समानताएं हैं। आरएनएन एक ऐसा यूनिट है और जो कि सिक्वेंशियली काम करता है, और एलएसटीएम ऐसा यूनिट है जो कि वो आरएनएन को मेमोराइज कर सकता है। यहाँ पर मेमोरी यूनिट होता है, तो ये एलएसटीएम बन गया। तो 1997 में ये भी हो गया कि आरएनएन और एलएसटीएम जैसे टेक्निक्स पता चल गए। फिर उसके बाद में 2006 में जो कि डीप लर्निंग का जो इजाद हुआ, उस दौरान हम बोल सकते हैं कि जो एएनएन का विंटर या एआई का विंटर यहाँ पर खत्म हो गया, और ये डीप न्यूरल नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है ये देखा गया उसमें कि ये काफ़ी पावरफुल है, प्रोसेसिंग बहुत आसानी से भी हो रही है, और जो कि इमेज रिकग्निशन हो गया, स्पीच रिकग्निशन हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गया, तो ये सारे जितने भी क्रिटिकल या फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को वो बहुत अच्छे से, मतलब रियल टाइम रिजल्ट दे रहा है। तो इस वजह से डीप न्यूरल नेटवर्क भी बहुत पॉपुलर होता गया है और होता रहा है। तो इस तरीके से अब देखिए 1943 से लेके, तो 1943 से देन 1949, देन 1950, 1956, 57, 58, उसके बाद में 1969 मिन्स्की और पेपर्ट द्वारा जो कि परसेप्ट्रॉन के लिए प्रपोज किया गया कि ये XOR क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। तो इसके बाद में 1986 में बैक प्रोपगेशन की वजह से फिर से इंटरेस्ट लोगों में आने लगा, और फिर 1997 में रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और LSTM का इजाद किया गया,
और फिर 2006 के दौरान डीप लर्निंग टेक्निक को उसके पोटेंशियल को अपनाया गया। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इतिहास 1943 से आज तक का है। अब ये जो आगे वाला जो स्लाइड है उसमें आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, फिर परसेप्ट्रॉन 1957 में, और यहाँ देखेंगे कि बहुत बड़ा सा गैप है। ये सारे आपके एआई विंटर्स दिखाते हैं। इसके बाद में 86 से लेके तो इस पीरियड में भी सेकेंड एआई विंटर है। और बाद में देख सकते हैं कि इसके जो माइलस्टोन्स है वो इतने ज़्यादा करीब है और इतने ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रहे हैं, और आज तक की वो बहुत ही एक एडवांस फील्ड के तौर पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को देखा गया है। तो ये रहा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इतिहास। नमस्कार।